कैसे हो आप लोग। चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं नए टॉपिक की, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा वीडियो हल्का सा बड़ा बन जाएगा क्योंकि इसकी जानकारी देने के लिए वैसे तो समय चाहिए मुझे बहुत, काफ़ी सारी इसके बारे में बातें आती हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका से, सर्वोच्च न्यायालय से, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान पुलिस की एग्जाम भी आ रही है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो जो बेसिक बातें, इंपॉर्टेंट बातें जो अक्सर कंपटीशन में पूछ ली जाती है, हम उनके बारे में शुरुआत करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय। आपसे पूछ लिया जाए देश में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय की अभी जो वर्तमान हमारी पीठ है वो कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो है इसके बारे में, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है अनुच्छेद में और कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में बात चलती है, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैंने कहा उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख, सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5 के अंदर। आपसे पूछ ले सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग कौन से भाग में है, तो भाग 5 में है। आपसे पूछ ले, वैसे एक और चीज ध्यान रखिएगा, भाग 5 किससे संबंधित है, तो केंद्र सरकार से संबंधित है। भाग 5 जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित है और केंद्र सरकार में ही सर्वोच्च न्यायालय आता है। फिर पूछ लिया जाए पर्टिकुलर सर्वोच्च न्यायालय से कि सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 124 से लेके और 147 थे। 124 से लेके 125, 26, 28 तक चलेंगे तो 147 तक टोटल जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात करते हैं। आपसे पूछ ले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख अनुच्छेद किस में दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को लेकर संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो जो सबसे पहला आर्टिकल है वही है इसके बारे में, आर्टिकल 124। इसमें बता रखा है सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, तो अनुच्छेद 124 के तहत यह बताया गया है कि भारत देश के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। भारत देश के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय होगा और जिसकी स्थापना, यहां मैं थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहूंगा आप लोगों को, हमारे संविधान के अंदर 1950 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हुई तो इसके अंदर हम जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जब हमारा संविधान लिखा गया उस आधार पर जब प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो उसमें 1+7 थे। ध्यान रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या समय समय पर बदलती रही है और ताज़ा जानकारी के लिए आपको बता भी दूं मैं, वर्तमान में जो है अभी वर्तमान में लेटेस्ट इस टाइम पर जो है सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1+30 है, लेकिन जल्द ही ये 1+34 होने वाली है, मतलब 35 हो जाएगी। इसके लिए अभी अधिनियम जो है वो पारित करने के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है, तो 1+35 हो जाएगी। अभी वर्तमान में 1+30 है, तो 1+34 मिला के 35 हो जाएंगे। तो बात करें 124 के अंदर क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करी गई है, जिसमें जब 1950 के अंदर इसकी स्थापना हुई तो उस टाइम पर कहा गया था कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसकी स्थापना 1+7 से मिलकर होगी। ये हमारे अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना के बारे में बात है। 1+7 मिलकर 8 हो गई, फिर ये बदली, इसको बदल के 8 के 10 भी हुई है। ध्यान रखिएगा जो 10 करी गई थी तो 1956 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 1956 के अंदर एक अधिनियम पारित किया गया, संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, तो उसको मैं कह सकता हूं संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ध्यान रखिएगा इसी अधिनियम के तहत आज भी हमारे भारत देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित किया जाता है। हाँ, ये जरूर है समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो प्रारंभ के अंदर संविधान में जो संशोधन किया गया उसमें 1956 के तहत इसकी संख्या को बढ़ा के 10 कर दिया गया था। फिर उसके बाद में ये संख्या 7, 13 भी हुई, फिर बाद में आगे जाके ये संख्या 17 भी हुई, आगे जाके ये संख्या
25वीं हुई और फिर आगे जाके ये संख्या 30 हुई और अब वर्तमान में ये जाके संख्या 34 हो गई है। वर्तमान में ये संख्या 34 हो गई है। इसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश होगा, इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश होगा, इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश होगा। इसमें जो है वो 12+1 मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है। इसमें भी आपको यहाँ 16+1 मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है और इसमें भी 25+1 मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है, 30+1 और 34+1। इस प्रकार से है ये संख्याएं। तो ये हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था बताई गई है। तो ध्यान रखिएगा 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी, जिसके अंदर भारत में मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके साथ अन्य न्यायाधीश होंगे और लास्ट में जो इस संविधान के तहत 1956 के तहत इन संख्याओं का निर्धारण किया गया, लास्ट में इसमें संशोधन जो किया गया वो 2009 में किया गया और 2009 के तहत संख्या ये निर्धारित की गई। अच्छा ये साहब ये संख्याएं क्यों बदलती हैं? किसी के मन में ये जिज्ञासा भरा सवाल आ जाए, संख्याएं क्यों बदलती हैं? तो आप जानते हैं भारत देश बहुत बड़ा देश है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे अपराधों की संख्या भी बढ़ती है। तो वर्तमान में मैं अगर वर्तमान में बात करूं तो लगभग 59,331 के आसपास ऐसे केसेस हैं। मतलब यूं मान लीजिए लगभग 60,000 केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो साहब अगर किसी व्यक्ति को जीते जी न्याय ना मिले तो क्या फायदा ऐसी न्याय प्रणाली का? किसी के मृत्यु के पश्चात अगर उसे न्याय मिले तो लंबित मामले पड़े हुए हैं, उनसे दूरी के लिए, उनसे निजात पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बार बार इस संख्या में संशोधन करता रहता है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके। तो अनुच्छेद 124 के अंदर सिंपल सी बात फिर बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बात कर रखी है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अनुच्छेद 125 इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बताऊंगा आपको। अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 125 आर्टिकल 125 इसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में बात करी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन के बारे में बात कर रखी है। क्या बात कर रखी है सुनिएगा। कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके वेतन भत्ते में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए, सिवाय किसके? आपातकाल के। तो अनुच्छेद 125 के अंदर हमें न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बता रखा है। वेतन से संबंधित यहाँ सवाल आ जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना है? तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपए है। ध्यान रखिएगा जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,80,000 रुपए है। तो अन्य न्यायाधीशों का कितना है? तो साहब अन्य जो न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,50,000 रुपए है। ये वर्तमान में हमारे न्यायाधीशों की व्यवस्था के अंदर इनके वेतन के बारे में बात कर रखी है। आपसे पूछ लिया जाए कि न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है वो कहां से प्राप्त होता है, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में भी हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 266, कौन सा? अनुच्छेद 266 इसके अंदर बता रखा है कि अनुच्छेद 266 के तहत भारत में संचित निधि इसका उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि हमारे देश के न्यायाधीशों को वेतन आर्टिकल 266 के तहत संचित निधि में से भारित व्यय के आधार पर प्रदान किया जाएगा। भारित व्यय आपसे पूछ लिया जाए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन किस निधि से मिलता है, तो संचित निधि से मिलता है। किस रूप में मिलता है? तो भारित व्यय के आधार पर मिलता है। ध्यान रखिएगा भारित व्यय दो प्रकार के होते हैं, भारित व्यय एक अभारित व्यय। तो भारित व्यय के अंदर वेतन भत्ते जैसी सुविधाएं दी गई है केंद्र सरकार के तमाम कर्मचारियों को जो संवैधानिक पद के ऊपर है और जो कार्यरत पद के ऊपर है। तो संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। इसी के तहत एक और निधि आती है, तो लगे हाथ उसको भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 267 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा आकस्मिक निधि किससे संबंधित है?
आकस्मिक निधि से संबंधित है। यही 266 संचित निधि से संबंधित है और 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। संचित निधि से भारित व्यय के आधार के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन प्रदान किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा जाता है आर्टिकल 126 किससे संबंधित है। आर्टिकल 126 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 126 जो है अगर हमारे भारत देश के अंदर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो उस रिक्तता को भरने के लिए मुख्य न्यायाधीश की जल्द से जल्द पद के ऊपर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 126 के अंदर है। क्या है कि यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, क्या हो? रिक्त हो। ध्यान रखिएगा किसका? मुख्य न्यायाधीश का। यहाँ आप लोगों को इस बात के ऊपर ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 126 में किसकी रिक्तता का उल्लेख है? तो मुख्य न्यायाधीश जो है उनके पद की रिक्तता का उल्लेख है। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो जल्द से जल्द योग्यताधारी व्यक्ति के द्वारा उसे भरा जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करवाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करवाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो की जाती है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आपसे पूछ ले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान, मतलब कि किस आयु तक मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक। कितनी वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। पूछ लिया जाए एक और क्वेश्चन लगे हाथ, उसके भी बारे में बात कर लेते हैं कि मुख्य न्यायाधीशों या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्योंकि ये बड़ा विवादास्पद रहा है। देखिए पहले एक व्यवस्था थी, वर्तमान में तो खैर वापस वही है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी 2014 के अंदर और 2015 में उन्होंने जैसे कार्यभार अपना संभाला और उसको व्यवहारिक रूप से, क्रियान्वित रूप से उसको धरातल के ऊपर उतारा, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की चुनने की व्यवस्था है उसे हटा के उसके स्थान पर एक दूसरी व्यवस्था स्थापित कर दी थी। आप बोलोगे सर कौन सी हैं वो दोनों व्यवस्थाएं? तो देखिए पहले जो न्यायाधीशों को नियुक्ति प्रदान की जाती थी, मतलब इनका चयन जो होता था वो कॉलेजियम व्यवस्था के तहत होता था। आपसे पूछ ले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस व्यवस्था से होती है? तो ध्यान रखिएगा कॉलेजियम व्यवस्था जो है, कॉलेजियम व्यवस्था, इस कॉलेजियम व्यवस्था के तहत न्यायाधीश मुख्य हो और या अन्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति की जाती थी। आज वर्तमान में यही व्यवस्था है, वर्तमान में यही व्यवस्था है, लेकिन इसे 2015 के अंदर हटा दिया गया था और इसके स्थान पर एक नई व्यवस्था स्थापित कर दी थी। पूछ लिया जाता है उसका नाम क्या है? तो वो नाम है केंद्रीय न्यायिक नियुक्ति और आयोग, केंद्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 121/99। ये 121/99 पूरा नाम है, मतलब 99 संविधान संशोधन के तहत 121वां विधेयक रखा गया था, उसके बारे में है। तो केंद्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 121/99 इस व्यवस्था को केंद्र सरकार ने लागू कर दिया था न्यायपालिका के न्यायाधीशों को चुनने के लिए, परंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं ने इसके खिलाफ एक रिट जाहिर करी, एक केस लागू किया, मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं में ही न्यायपालिका के अंदर इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करी और फिर लास्ट में जाके 4/5 के बहुमत से, मतलब कि टोटल मिला के 9 न्यायाधीश थे, 9 न्यायाधीशों में 4 न्यायाधीशों ने इसको अस्वीकार कर दिया और 5 न्यायाधीशों ने इसको स्वीकार कर दिया। कहने का मतलब उन्होंने स्वीकार्यता के लिए ये कहा कि कॉलेजियम व्यवस्था ही न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो बहुमत के आधार के ऊपर इसे अवैध घोषित करते हुए
पुनः कॉलेजियम व्यवस्था को स्थापित कर दिया। तो आज भारत के अंदर न्यायाधीशों के चुनने की जो प्रक्रिया है वो कॉलेजियम व्यवस्था ही है। इसके आगे बात करें अपन 127 की, एक बार 126 वापस सुन लीजिए। अगर मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो जल्द से जल्द उसे भरा जाएगा। अनुच्छेद 126 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। नियुक्ति कौन करवाएंगे? राष्ट्रपति महोदय करवाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 65 वर्ष की आयु तक होती है। न्यूनतम उम्र का प्रावधान है? पता ही नहीं है, न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु है 65 वर्ष। इसके बाद में आगे अगर अपन बात करें 127 के बारे में, इसके बारे में 127 के बारे में तो लिख लीजिए मेरे साथ। 127 के बारे में क्या है? 127 में कहा गया है कि यदि 127 में कहा गया है कि यदि अन्य न्यायाधीशों की पद यदि खाली हैं, अन्य न्यायाधीशों के यदि पद खाली हैं तो उन्हें भी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से नियुक्त करेगा, उनकी रिक्तता को पूरी करेगा, खाली पदों को भरा जाएगा। तो आपसे पूछ लिया जाए अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो यदि अन्य न्यायाधीशों के पद रिक्त हैं तो अनुच्छेद 127 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रदान की जाएगी, जो कि स्थायी होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक और शब्द आता है तदर्थ नियुक्ति। आपसे कई बार पूछ ले तदर्थ नियुक्ति क्या होती है? तदर्थ नियुक्ति क्या होती है? तो ऐसी नियुक्ति जो आवश्यकता पड़ने पर कुछ समय के लिए कार्य करे, उसे हम तदर्थ नियुक्ति कहते हैं। क्या इसका भी जिक्र है? जी हाँ, इसका भी जिक्र है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 128 में है। 128 किससे संबंधित है? तो फिर बोल रहा हूं आपको, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। 126 जो अनुच्छेद है वो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बात करवाता है। 127 अनुच्छेद जो है वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात कराता है, अगर वो पद खाली है तो। और उसके बाद में 128 आता है। 128 में क्या होता है? अगर कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो चुका है, अपने पद को छोड़ चुका है, लेकिन अगर न्यायपालिका को ऐसा लगे कि इस वक्त जो न्यायपालिका की कोरम संख्या है, मतलब कि कुल जितने न्यायाधीश हमारी न्यायिक व्यवस्था में चाहिए, अगर वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के आदेश से तदर्थ नियुक्ति की जाएगी। और तदर्थ नियुक्ति के मतलब है कि ऐसे न्यायाधीशों को भी पद के ऊपर दोबारा बुलाया जा सकता है जो कि अपना सेवा काल पूरा कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी नियुक्ति जो होती है वो अस्थायी तदर्थ रूप से की जाती है। क्लियर हो गई एक बात? 128 में क्लियर हुई ये बात? ठीक है। इसके आगे चलते हैं 129, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। 129 बहुत महत्वपूर्ण है। 129 में क्या बता रखा है? 129 में कह रखा है कि हमारे देश के अंदर 129 में कह रखा है कि हमारे देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 129 में बता रखा है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है कि ऐसा लेखा जोखा जो कि भविष्य के अंदर सबूत के तौर के ऊपर पेश किया जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब जो भी सर्वोच्च न्यायालय के अंदर केस होते हैं उन सभी केसों के फैसलों को सुरक्षित रखा जाता है और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उनको सबूत के तौर के ऊपर पेश किया जा सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 129 में है। इसके बाद में अनुच्छेद 130 में क्या बता रखा है? तो अनुच्छेद 130 में बता रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय की पीठ नई दिल्ली के अलावा अन्यत्र भी स्थापित हो सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जो है मतलब कि इसका मुख्यालय, मतलब इसका मुख्यालय, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली के अलावा कहीं अन्यत्र भी स्थापित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, ऐसा हुआ है हमारे भारतीय इतिहास के अंदर। श्रीनगर और हैदराबाद में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को स्थापित किया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में ये नई दिल्ली के अंदर है। 130 के अंदर इसका उल्लेख है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं? और भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, लेकिन उनके बारे में विस्तारित चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से हाई लेवल के अंदर चले जाते हैं। राजस्थान पुलिस के लिए अगर मैं बात करूं तो इतनी मैंने जानकारी दी, इसके अंदर से क्वेश्चंस
आने की संभावनाएं पूरी रहती है। हाँ, एक बात और मैं बीच में बोलता बोलता याद दिला दूं आप लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी आयु 65 वर्ष होती है। आपसे पूछ ले अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे मुख्य हो चाहे अन्य हो, दोनों ही न्यायाधीशों की आयु 65 होती है, 65 वर्ष होती है। बहुत से बच्चे गलत लगा देते हैं कि मुख्य न्यायाधीश की आयु तो 65 मान लेते हैं और अन्य न्यायाधीशों की 62 मान लेते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर कहीं किताबों में गलत पढ़ लिया आप लोगों ने तो ध्यान रखिएगा, वो ऑथेंटिक बुक्स नहीं हो सकती जिसके अंदर 62 बता रखा है। ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की उनकी सेवानिवृत्ति आयु हमेशा 65 ही होती है। हाँ, उच्च न्यायालय जो है, हाईकोर्ट जो है, उनके न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। तो उच्च न्यायालय जो टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर करेंगे उसके बारे में चर्चा। फिलहाल ज्यादा लंबा वीडियो बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, लेकिन इसकी बातों को थोड़ा सा छोटा करते हुए मैं बताना चाहूंगा और महत्वपूर्ण बात कि 29 हो गया, 30 हो गया, 31 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों का उल्लेख है। शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 132 वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया गया है विधि के सारवान प्रश्न के बारे में। तो आप बोलोगे विधि का सारवान प्रश्न क्या होता है? मतलब ऐसा कोई मामला जिसपे न्यायपालिका ने कोई आदेश दे दिया गया हो लेकिन उसे अपील के आधार के ऊपर चुनौती दी जाए। हाई कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया हो, हाई कोर्ट से हम लोगों ने अपील करवाई हो और सुप्रीम कोर्ट में दायर किया और कहा गया हो कि साहब मेरे मामले में विधि का सारवान प्रश्न निहित है। मतलब कोई ऐसा मामला है जिसके अंदर संविधान के अंदर व्यवस्थाएं में परिवर्तन लाया जा सकता, परिवर्तन हो सकता है, मेरा मामला विधिक मामले से जुड़ा हुआ है, तो उसके अंदर सर्वोच्च न्यायपालिका उस केस को सुन सकता है। अनुच्छेद 132 में विधि का सारवान प्रश्न, इसके बारे में उल्लेखित किया गया। अनुच्छेद 133 क्या है? तो अनुच्छेद 133 अपीलीय अधिकारों के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछ ले अपीलीय अधिकार कौन कौन से हैं? तो अपीलीय जो अधिकार होते हैं मतलब अपील करने के, तो अपीलीय जो अधिकार होते हैं वो अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 133 कौन से होते हैं? दीवानी मामले होते हैं, दीवानी मामलों की बात की जाती है। अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामलों के बारे में बात की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसके अलावा आपसे पूछ ले कि साहब सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी सर्वोच्च न्यायालय हैं, इन सर्वोच्च न्यायालय की क्या सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स सारे उच्च न्यायालयों की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट से कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस की सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर अगर कोई केस चल रहा है उसको भी रोक सकता है और अपने पास बुला सकता है, मान्यवादी के कहने पर उसे बुला सकता है। ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो अपील की जाती है वो नीचे से ऊपर की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश जारी होते हैं वो ऊपर से नीचे जारी होते हैं। सभी न्यायपालिका के ऊपर वो आदेश लागू होते हैं। और इसके अलावा महत्वपूर्ण बात क्या है? तो क्या सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री संस्था है? यस, ऑफ कोर्स सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री संस्था है। अनुच्छेद 143 के अंदर ये बता रखा है कि सर्वोच्च न्यायपालिका अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देना चाहे, राष्ट्रपति मान लीजिए किसी बिंदु के ऊपर कोई सलाह लेना चाहे सर्वोच्च न्यायपालिका से, तो सर्वोच्च न्यायपालिका राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है और राष्ट्रपति जी भी सर्वोच्च न्यायपालिका से सलाह ले सकते हैं। लेकिन दोनों ही बातें नहीं है कि राष्ट्रपति कतई बाध्य नहीं है, सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा जो आदेश दिया गया है वो उसको माने, बाध्य नहीं है। और सर्वोच्च न्यायपालिका को भी अधिकार है कि अगर राष्ट्रपति उनसे किसी मामले में सलाह माने तो वो इनकार कर सकते हैं कि नहीं, मैं इस मामले में आपको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकता। तो ये भी कुछ बातें हैं। इसके अलावा क्या सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर कोई विशेष प्रावधान है? तो विशेष प्रावधान ये है कि सर्वोच्च न्यायपालिका स्वयं निर्धारित करता है उसके फीस के आंकड़े, उसकी शुल्क के आंकड़े, उसके सबूत के तौर के ऊपर व्यक्ति को पेश करना, सामग्री को पेश करना, सबूत को पेश करना, ये स्वयं सर्वोच्च न्यायपालिका के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बात जो सर्वोच्च न्यायपालिका की हो वो आप मुख्य रूप से तो जो बेसिक बातें हैं वो हमारी हो चुकी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित कोई और भी बात रह गई तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय श्री श्याम।